हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी स्कॉलर्स। गाइज, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दूं कि कम्युनिटी टैब में हमने एक पोल पोस्ट किया है जिसमें मैंने आपसे पूछा है कि आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो जाइए कम्युनिटी टैब में और उस पोल में ज़्यादा से ज़्यादा जो है कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर पोल कीजिए ताकि मैं जान सकूँ आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड उस एग्ज़ाम के लिए मैं आपको बेस्ट कंटेंट सर्व कर सकूँ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो हम कर रहे थे एयरफोर्स XY ग्रुप के लिए प्रैक्टिस सेट्स और आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7। एज यूजुअल सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं और आगे भी आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। सो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा और एंड में मुझे ज़रूर बताइए आपका स्कोर कितना रहा। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। सेंटेंस आपका आई सेड टू माई ब्रदर लेट अस गो टू सम हिल स्टेशन फॉर अ चेंज, यानी कि मैंने अपने भाई से कहा कि हम किसी हिल स्टेशन पर चलते हैं चेंज के लिए, ठीक है, बदलाव के लिए। तो यहाँ पर इसका इनडायरेक्ट आपको बनाना है। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, आस्क्ड, तो यहाँ पर किसी भी तरीके का जो है क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो आस्क्ड तो यहाँ पर आ नहीं सकता, ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। देन ऑप्शन नंबर बी में भी आस्क्ड आया है तो ये भी गलत हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद नंबर सी अगर देखा जाए तो यहाँ पर है आई परमिटेड, तो यहाँ पर जो है कोई भी किसी भी तरह की जो है परमिशन नहीं दी जा रही है, ठीक है। मैं अपने भाई को जो है परमिशन नहीं दे रहा हूँ बल्कि उसको क्या कर रहा हूँ, एक सजेशन दे रहा हूँ, ठीक है, उसको सजेस्ट कर रहा हूँ कि हम किसी हिल स्टेशन पर चलते हैं एक बदलाव के लिए, एक चेंज के लिए। तो यहाँ पर आपके तीनों ही ऑप्शंस जो हैं बिल्कुल गलत हैं। आपको पूरा इवन सेंटेंस पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आई सजेस्टेड टू माई ब्रदर दैट वी शुड गो टू सम हिल स्टेशन फॉर अ चेंज, यानी कि मैंने अपने भाई को सजेस्ट किया था कि हम किसी हिल स्टेशन पर चलते हैं एक चेंज के लिए, एक बदलाव के लिए। क्लियर। देन क्वेश्चन नंबर 2 है चूज द करेक्ट वर्ड। स्पेलिंग टेस्ट से क्वेश्चन है और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बेनिफिटेड की स्पेलिंग बतानी है, काफ़ी ज़्यादा इजी है, आई होप आप सभी कमेंट करेंगे। इसके बाद नंबर 3 है गिव द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड है आपका माई सेल्फ, तो माई सेल्फ का आपको प्लूरल बनाना है। तो माई सेल्फ का प्लूरल क्या होगा, देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या होती है, माई सेल्फ का जो प्लूरल है वो बना देते हैं माई सेल्फ्स, बट याद रखिए माई सेल्फ का प्लूरल जो होगा वो होगा आर सेल्फ्स, ठीक है। यहाँ पर कभी भी माई सेल्फ्स नहीं आएगा, माई सेल्फ का प्लूरल आर सेल्फ्स। इसके बाद देखिए डायरेक्शन 4 to 6, फाइंड आउट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट हैज़ एन एरर, यानी एरर डिटेक्शन से क्वेश्चन है। नंबर 4 है ईच ऑफ द गर्ल्स हैव कम विद हर बुक्स। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अगर आपका जो सेंटेंस है इसका सब्जेक्ट होता गर्ल्स तो यहाँ पर हैव बिल्कुल करेक्ट होता क्योंकि सब्जेक्ट भी प्लूरल और आपकी जो वर्ब यूज़ की गई है वो भी प्लूरल। बट यहाँ पर क्या है, आपका सब्जेक्ट गर्ल्स नहीं है, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है ईच ऑफ द गर्ल्स। और मैंने आपको बताया था जब हम स्टडी कर रहे थे कोर्स को कि अगर सेंटेंस में ईच ऑफ द गर्ल्स इस तरीके का ईच ऑफ अगर आ जाता है तो वो क्या करता है, आपका जो सब्जेक्ट है उसको सिंगुलर बना देता है। अब ईच ऑफ द गर्ल्स एक सिंगुलर सब्जेक्ट बन चुका है तो यहाँ पर आपकी जो वर्ब यूज़ की जाएगी वो भी सिंगुलर होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, हैव को रिप्लेस कर देंगे हैज़ से, यानी ईच ऑफ द गर्ल्स हैज़ कम विद हर बुक्स। तो यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। बी पार्ट में एरर है और एरर क्या है, तो हैव को रिप्लेस करना है हैज से। इसके बाद देखिए नंबर 5, हिज पेरेंट्स यूजुअली स्पेंट देयर समर इन ऊटी बट दिस ईयर दे आर स्पेंडिंग इट इन दार्जिलिंग, यानी कि यूजुअली उसके जो पेरेंट्स हैं वो अपनी गर्मियाँ ऊटी में बिताते हैं बट इस साल क्या है कि वो दार्जिलिंग में बिता रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज़ आप याद रखिए, किसी भी सेंटेंस में आपका यूजुअली वगैरह इस तरीके के वर्ड्स जो शो करते हैं हैबिट को, ठीक है, आदत को शो करते हैं, तो उस सेंटेंस में आपको ध्यान देना है कि वहाँ पर टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज़ किया जाता है किसी हैबिट को बताने के लिए या फिर किसी डेली रूटीन को, रिपीटेड एक्शन को बताने के लिए, ठीक है। टेंसेस की वीडियो में मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाता है किसी भी रिपीटेड एक्शन के लिए, किसी भी आपकी डेली रूटीन के लिए या फिर किसी हैबिट के लिए। तो यूजुअली से आपको पता चल गया कि ये क्या है, इनकी
जो पेरेंट्स हैं इनके, उनकी एक हैबिट है। अब हैबिट है तो यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो स्पेंट आया है इसको स्पेंड बना देंगे। क्लियर, ताकि जो आपका सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में कन्वर्ट हो जाए, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ए पार्ट में आपका एरर है। इसके बाद नंबर 6, essay writing is an art that requires many planning on the part of the writer। यानी essay writing क्या है, एक कला है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग जो है उसमें रिक्वायर्ड होती है राइटर के थ्रू। ठीक है, तो राइटर को जो है काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग करनी होती है, काफ़ी सारी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका आया मैनी प्लानिंग। अब एक चीज़ आप याद रखिए, दो चीज़ें होती हैं, देखिए मैनी और मच। काफ़ी के लिए आप या तो मैनी का यूज़ करेंगे या मच का यूज़ करेंगे। अब मैनी का यूज़ कहाँ किया जाता है, काउंटेबल नाउन के साथ में, और मच का यूज़ किया जाता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ में। तो प्लानिंग क्या है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ में आप मैनी का यूज़ नहीं करते बल्कि मच का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एसे राइटिंग इज एन आर्ट दैट रिक्वायर्स मच प्लानिंग, यानी बी पार्ट में आपका एरर है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, फिलर्स हैं। नंबर 7 है डैश यू लिव लॉन्ग। तो ये क्या होगा, आप इसको काफ़ी अच्छे से जानते हैं, काफ़ी सिंपल है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, मे यू लिव लॉन्ग। क्लियर। इसके बाद नंबर 8 है शी डैश इन कैलकाटा फॉर 3 years बिफोर द ईयर 1992। यानी 1992 से पहले 3 साल वो कलकत्ता में थी या कलकत्ता में रहती थी। अब यहाँ पर क्या है, देखिए आपको क्या है, पास्ट का सेंटेंस है, इतनी आपको पता चल गया, रहती थी, और बोल रहा है बिफोर द ईयर 1992, तो यानी रह चुकी है। ठीक है, पास्ट में, और काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, तो यानी पास्ट परफेक्ट टेंस यहाँ पर आना चाहिए। अब देखिए वॉज लिविंग, तो ये कंटिन्यूअस है, नहीं होगा। उसके बाद वुड हैव बीन लिविंग, ये भी नहीं होगा। हैज़ बीन लिविंग, ये प्रेजेंट की सेंस दे रहा है, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, हैड बीन। क्लियर, पास्ट भी है और परफेक्ट भी है, तो सेंटेंस क्या बन गया, शी हैड बीन इन कैलकाटा फॉर 3 years बिफोर द ईयर 1992। सो ये आपका जो सेंटेंस है, ये जो क्वेश्चन है, ये मैं कहूँगा टेंस से था। इसके बाद देखिए नंबर 9, फॉर्म एन एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, तो आपको एक वर्ड दिया गया है, इसका आपको क्या बनाना है, एडजेक्टिव बनाना है। वर्ड है आपका ग्लूम। तो मैंने आपको बताया था, देखिए किसी भी वर्ड के साथ में इसे प्लेस कर दीजिए, आप किसी भी वर्ड के साथ में रख दीजिए और वहाँ पर देखिए किस चीज़ का आंसर दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ग्लूमी पर्सन। ठीक है, एक पर्सन एक वर्ड है, उसके साथ में मैंने ऐड कर दिया ग्लूमी पर्सन। तो कैसा पर्सन है, देखिए ग्लूमी का मतलब होता है उदास, तो कैसा पर्सन है, उदास पर्सन है। तो यहाँ पर आपका एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, ग्लूमी हो जाएगा, क्योंकि कैसे का जवाब दे रहा है। क्लियर, ये आपका वर्ड फॉर्मेशन से जो है क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए नंबर 10, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट आर्टिकल। तो ये आपका जो है डायरेक्टली आर्टिकल से क्वेश्चन बना है। सेंटेंस है शी इज डैश अनटाइडी गर्ल। अब देखिए यहाँ पर आप या तो यूज़ कर सकते हैं ए का या फिर एन का। दा का यूज़ यहाँ पर क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो लड़की है अनटाइडी गर्ल जो है, ये कोई भी अनटाइडी गर्ल हो सकती है, कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं है। ठीक है, डेफिनेटली किसी एक लड़की के बारे में बात नहीं किया जा रही, यहाँ पर जो है कोई भी ये लड़की हो सकती है। तो अब बात आती है ए का यूज़ करें या एन का यूज़ करें। तो देखिए अनटाइडी जब आप बोलते हैं तो स्पेलिंग क्या होगी, देखिए हिंदी में जब आप इसे बोलेंगे तो इस स्टार्टिंग किससे होगी, ए से होगी, ए साउंड से। ठीक है, ए से स्टार्टिंग है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका एन का यूज़ किया जाएगा। क्लियर, क्योंकि ये कैसी दे रही है, एक वोवल साउंड दे रही है, तो इसलिए एन का यूज़ हो रहा है। इसके बाद देखिए डायरेक्शन 11 to 12 है आपका, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स। मुहावरे हैं, उनका मीनिंग आपको चूज करना है। तो देखिए कॉट रेड हैंडेड यानी कि रंगे हाथ पकड़ना। आप सभी जानते हैं, अब रंगे हाथ कैसे पकड़ा जाता है। मान लीजिए कोई चोर है, तो उसको आप रंगे हाथ पकड़ना चाहते हैं, तो कब पकड़ेंगे, जिस समय वो चोरी कर रहा होगा। ठीक है, जिस काम के लिए उसे पकड़ना आप चाहते हैं, जिस कारण से पकड़ना चाहते हैं, जब वो उस काम को कर रहा होगा, अगर आप उसे उसी समय पकड़ लें तो बोलते हैं कॉट रेड हैंडेड, यानी रंगे हाथ पकड़े जाना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, डिस्कवर्ड इन द एक्ट ऑफ डूइंग, यानी कि जिस समय वो काम कर रहा है उसी समय उसको पकड़ लेना, डिस्कवर कर लेना। इसके बाद नंबर 12 है टू बी इन अ फिक्स।
तो ये मैंने पहले प्रैक्टिस सेट्स में भी आपको कराया है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले प्रैक्टिस सेट में भी था, आज के में भी है, तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। टू बी इन अ फिक्स का मतलब मैंने आपको बताया था इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, यानी कि एक मुसीबत भरी जो सिचुएशन है उसमें पड़ जाना, ठीक है। अब मैंने याद करने के लिए आपको बताया था कि मान लीजिए कोई गेम में फिक्सिंग करता है तो वो क्या है, उसके लिए एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाती है, यानी कि वो फंस जाता है आगे जाकर और उसके लिए एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। इसके बाद डायरेक्शन 13 to 15 है, चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। नंबर 13 है, वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ लाइफ और थिंग्स, यानी कि एक ऐसा इंसान जो कि लाइफ की बात करें या फिर चीज़ों की बात करें तो वो क्या करता है, उनके ब्राइट साइड को देखता है, ठीक है, उनके बारे में जो अच्छाई है, जो अच्छा है उसमें सिर्फ वो अच्छी पार्ट को देखता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं उसको। क्लियर। इसके बाद द मर्डर ऑफ अ किंग, यानी एक राजा का मर्डर, तो एक राजा के मर्डर को हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं रेजिसाइड। अब देखिए जितने भी वर्ड्स यहाँ पर यूज़ किए जा रहे हैं सभी मैंने आपको वर्ड पावर मेड इजी की सीरीज़ में कराए हुए हैं। सो अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी तो आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। क्लियर। इसके बाद देखिए होमिसाइड भी मैंने आपको बताया था कि ह्यूमंस को मारना, साइड का मतलब है मारना, तो होमिसाइड यानी ह्यूमंस को मारना, रेजिसाइड यानी राजा को मारना। इसके बाद देखिए वन हु फाइट्स फॉर द सेक ऑफ मनी, यानी कि पैसे के लिए जो लड़ता है, जो फाइट करता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं मर्सेनरी। क्लियर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, मर्सेनरी। इसके बाद डायरेक्शन 16 to 20, यहां पर है आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट। नंबर 16 है, किम इज टू इम्पेशेंट विद टॉलरेटिंग एनी डिले, यानी कि किम क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंट है किस चीज़ में, कोई भी डिले को जो है टॉलरेट करने में, ठीक है, कोई भी उसको जो है मतलब पसंद नहीं है, वो टॉलरेट नहीं कर पाता कि कोई भी चीज़ डिले हो, लेट हो। क्लियर। तो यहां पर क्या है, विद टॉलरेटिंग में आपका एरर है, तो अब देखिए यहां पर आप इंप्रूव इसको कैसे कर सकते हैं, तो देखिए यहां पर आया TOO और उसके बाद आया इम्पेशेंट, ठीक है, किम एक नाउन है और उसको बता रहा है कि वो कैसा है, इम्पेशेंट है, यानी नाउन की जो है, नाउन को एक क्वालिटी दे रहा है, उसको क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, एक एडजेक्टिव है, तो टू आया उसके बाद एडजेक्टिव आया, तो ये चीज़ आप याद रखिए, एक रूल है कि अगर टू आए फिर एडजेक्टिव आए तो उसके बाद में आपका टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है, ठीक है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आपका सबसे पहले तो टू आ जाएगा और वर्ब क्या है, टॉलरेट, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, टू टॉलरेट, ठीक है। जो रूल मैंने आपको बताया इसको याद रखिए, TOO वाला टू प्लस एडजेक्टिव, तो इसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। देन आपका है, ही रिफ्यूज्ड द चार्ज ब्रॉट अगेंस्ट हिम, तो यहां पर क्या है, देखिए कोई क्राइम इसने कर दिया है और इसके अगेंस्ट जो चार्ज लिया गया है ये उसको रिफ्यूज कर रहा है। तो मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट्स में भी बताया था कि अगर किसी, यानी कोई अपराधी है, ठीक है, कोई अपराध आपने कर दिया और उसके बाद आप नकारते हैं, उस अपराध को अस्वीकार करते हैं, ठीक है, क्राइम आपने कर दिया, अब आप कह रहे हैं कि मैंने ये क्राइम नहीं किया, आप उसको स्वीकार नहीं कर रहे, तो उसको आप बोलते हैं डिनाई, ठीक है। यहाँ पर रिफ्यूज्ड नहीं होगा, कोई भी क्राइम करके आप जब उसको नकारते हैं या अस्वीकार करते हैं तो वहाँ पर रिफ्यूज नहीं आएगा, वहाँ पर क्या आएगा, डिनाइड आएगा, ठीक है, मना करना या नकारना या अस्वीकार करना, तो उसकी सेंस में डिनाई का यूज़ करते हैं। इसके बाद नंबर 18 है, वर्किंग हार्ड स्टूडेंट्स ऑलवेज अचीव गुड रिजल्ट्स, यानी कि जो वर्क हार्ड करते हैं, जो कठिन परिश्रम करते हैं, ठीक है, मेहनत करते हैं, वो स्टूडेंट्स हमेशा जो है अच्छे रिजल्ट्स अचीव करते हैं। तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस आप देखें तो ऑप्शन नंबर ए है एनर्जेटिक, तो एनर्जेटिक की तो बात नहीं की गई, ठीक है, ऊर्जावान स्टूडेंट्स की बात नहीं की गई। इसके बाद टैलेंटेड, तो यहाँ पर ऐसा भी नहीं बोला गया कि जिसके पास टैलेंट है, जो टैलेंट है, टैलेंटेड स्टूडेंट है उसी के अच्छे मार्क्स आते हैं, यहाँ पर बोला है वर्किंग हार्ड, यानी कि जो कड़ी मेहनत करते हैं, मेहनती हैं, तो उसके लिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब क्या होता है, मेहनती, तो वही चीज़ यहाँ पर बोली जा रही है कि मेहनती स्टूडेंट्स हमेशा अच्छे रिजल्ट्स अचीव करते हैं। इसके बाद नंबर 19 है, आई पर्पजली डिड दैट विद अ व्यू टू ऑफेंड हर,
अब यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए ये जो आपका एक फ्रेज है विद अ व्यू टू, ठीक है, जेरेंड में आपने पढ़ा होगा कि ये जो आपका फ्रेज है ये एक फिक्स्ड फ्रेज है और इसके साथ में जेरेंड का यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वगैरह कुछ नहीं आएगी, यहाँ पर क्या आएगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, ठीक है। विद अ व्यू टू के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, जैसे कि ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, आई पर्पजली डिड दैट विद अ व्यू टू ऑफेंडिंग हर, ठीक है। यानी अगर विद अ व्यू टू कहीं भी आ जाए तो उसके बाद में आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करना है, ये जीरेंड का केस है, क्लियर। इसके बाद नंबर 20, यू मस्ट कंप्लीट दिस वर्क अप टू संडे, यानी कि तुम्हें ये काम करना ही है, कंप्लीट करना ही है संडे तक। तो संडे तक के लिए आप क्या यूज करेंगे, बाय संडे यूज किया जाता है, अप टू नहीं किया जाता, ठीक है। संडे वगैरह ये जो डेज होते हैं इनके लिए कभी भी अप टू यूज नहीं किया जाता, बाय संडे यहां पर यूज किया जाएगा, और बाय संडे का मतलब क्या बनेगा, संडे तक। सो ये था आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 7। आई होप आप सभी को सभी क्वेश्चंस जो है समझ आए होंगे। अगर सेशन अच्छा लगता है तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और जो मैंने पोल के बारे में आपको बताया उस पोल में जाकर ज़रूर से पार्टिसिपेट कीजिए, वहाँ पर पोल कीजिए और बताइए कि आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, थैंक यू।